हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ये मैथ का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और फिजिक्स में बहुत बार यूज किया जाता है और केमिस्ट्री इसको बहुत ज़्यादा मानता है। ठीक है, तो ले दे के कहने का अर्थ यह है कि ये हम लोगों ने पहले भी देखा है और ये हमारा जाना पहचाना चैप्टर है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि हम इसे जानते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। वैसे भी आप जानते हैं कि वेक्टर या सदिश ये नाम आप पहले ही भी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, है ना। जैसा कि फिजिक्स के अंदर बताया जाता है कि भैया क्वांटिटी स्टार्ट होती है, पहले तो क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी यानी राशि। राशि का मतलब क्या होता है? जो कि हम मेज़र कर सकते हैं। जो भी फिजिकल फिनोमिना जिनको हम मेज़र कर सकते हैं या जिन्हें हम किसी एक टर्म के अंदर यूज कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना। और उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी भी बोल देते हैं। मतलब कोई भी फिजिकल फिनोमिना जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, उस किस में मेज़र कर सकते हैं? नंबर के अंदर, या जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर के अंदर, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, एक तो स्केलर और दूसरा वेक्टर। ये दोनों की दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मैथ में भी इनका भरपेट यूज है, कैसे है वो आज हम इस क्लास से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसे फिजिकल फिनोमिना जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ से जो फिजिकल क्वांटिटी पैदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। और ऐसा फिजिकल फिनोमिना जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी उस फिजिकल फिनोमिना के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको पकड़ना पड़ेगा। यानी कोई फिजिकल फिनोमिना होगा, फिजिकल फिनोमिना मतलब कोई भौतिक घटना होगी। यार ऐसे आराम से बैठिए, नॉर्मल होके फिर समझते जाइए। तो कोई भी फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, यानी भौतिक परिघटनाएं हो रही हैं, तो उससे एक फिजिकल क्वांटिटी पैदा हो रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी चेयर को क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच के एक जगह से दूसरी जगह कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमने क्या किया? हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया। हम बोल देते हैं ना फोर्स लगाया तब होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो एक भौतिक घटना है ना। वो भौतिक घटना यानी फिजिकल इवेंट है, फिजिकल फिनोमिना है। अब इस फिजिकल फिनोमिना के अंदर इन्वॉल्व कौन था? तो फोर्स था। क्या इस फोर्स को डायरेक्शन की जरूरत थी? बिल्कुल डायरेक्शन की जरूरत थी, तभी ये चेयर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गया। मतलब ये चेयर ए पे था और बी पे चला गया, तो आपने क्या किया होगा? आपने अपने हाथों से इधर की ओर खींचा होगा। इसका मतलब आपने इधर की ओर बल लगाया, है ना, यानी फोर्स लगाया। और ध्यान से देखिए, तो आपने इधर बल लगाया इसलिए ये बी पे गया है। इसका मतलब यहाँ पे दिशा की जरूरत पड़ी ना। आपने बी की ओर फोर्स लगाया तब जाके इधर गया है, बी की ओर खींचा तब गया है ये। तो इसका मतलब डायरेक्शन की जरूरत है यहाँ पे। और डायरेक्शन अगर इन्वॉल्व है तो ये जो फोर्स है वो क्या हमारा कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। सिंपल। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसा फिजिकल फिनोमिना जिसे डायरेक्शन की जरूरत हो, वहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी पैदा होती है उसे हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दैट मीन्स डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा। और स्केलर कैसा होगा? स्केलर किसे बोलेंगे बताइए? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसा फिजिकल फिनोमिना जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व बिल्कुल ना हो, यानी डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समय कितना हो रहा है इस समय, तो आप टाइम बताओगे। टाइम के लिए आपको डायरेक्शन का मतलब यूज पड़ेगा? डायरेक्शन का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी समय क्या हमारा? स्केलर क्वांटिटी है ना। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि स्केलर है। जैसे दूरी भी क्या है? स्केलर है, यानी डिस्टेंस, है ना। इसके साथ साथ चाल यानी स्पीड भी क्या है? स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं। ठीक है, और जबकि वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। हमें किसे पढ़ना है? स्केलर को, वेक्टर को। फिजिक्स के अंदर भी हम किसको पढ़ते हैं? वेक्टर को। केमिस्ट्री के अंदर भी किसका यूज होता है? वेक्टर का। यानी स्केलर को हम हर बार बुलाते हैं, मतलब एक बार देख लेते हैं फिर हटा देते हैं। पूरी नज़र किस पे जाती है हर बार? वेक्टर के अंदर। तो मैथ भी पूरा फोकस कर रहा है, देख रहे हैं ना। मैथ ने इसके नाम पे पूरा का पूरा एक चैप्टर ही डिनोट कर दिया है, तो यह पूरा एक चैप्टर ही डेडिकेटेड है वेक्टर को समझने के लिए। अब देखिए, जैसा आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है वैसी पूरी कहानी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप बेसिक कहानियाँ जानते होंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि एक ए है, ए इज़ अ वेक्टर। तो वेक्टर है तो इसके केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम इसके ऊपर एक तीर लगा देते हैं। अब ये तीर की खासियत समझिएगा, इस तीर की खासियत समझिएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं टेल। ठीक है ना, ये है टेल और ये क्या है? हेड। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये टेल से लेके हेड तक की जो लेंथ होती है, ये लेंथ एक्चुअल में क्या बताती है? ये लेंथ एक्चुअल में मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है, यानी परिमाण बताती है।
ठीक है, परिमाण बताती है। और हेड जिस ओर रहता है वो एक्चुअल में डायरेक्शन बताता है, यानी इस एरो का जो हेड है वो एक्चुअल में डायरेक्शन दिखा रहा होता है, दिशा बता रहा होता है। इसका मतलब ये जो ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है, ठीक है ना। और ये है क्या, एक्चुअल में एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक फिजिकल फिनोमेना होने के बाद पैदा हुई है। और उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, उसकी डायरेक्शन एक्चुअल में, सॉरी एमर्स, माफ़ी चाहूँगा, अचानक से कोई आ गया था, घर द्वार है अपना, क्या किया जा सकता है। चलिए, तो मैं यही बता रहा था कि देखो वेक्टर के अंदर ये पॉइंट टेल, ये हेड है, ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना, और ये इतना लेंथ बताता है, यानी एरो की डायरेक्शन जितनी लंबी चौड़ी वही क्या होगी, लेंथ बताएगी। ओके, अब देखो वेक्टर हमें पता है कि वेक्टर क्या करता है, तो वेक्टर एक्चुअल में एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, तो वेक्टर के बारे में एक फेमस रिलेशन दिखाया जाता है कि देखो वेक्टर जो होता है एक्चुअल में दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो मैग्नीट्यूड, पहले लिख लेना, ये जो वेक्टर है वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन, है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं एक वेक्टर के पास, जबकि स्केलर के पास केवल और केवल क्या होती है, स्केलर के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है। अब अगर मान लो मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि ए वेक्टर है, तो इसे मैं लिखूंगा, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखूंगा, तो मॉड ऑफ के अंदर इसके मैग्नीट्यूड को लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। और डायरेक्शन लिखने के लिए मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर का यूज करता हूँ, दिस इज द यूनिट वेक्टर। आगे मैं समझाऊंगा कि क्या होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या करता है, तो ये डायरेक्शन दिखाता है केवल और केवल, ठीक है ना। इसका काम होता है डायरेक्शन दिखाना, जबकि यहाँ पे अगर मॉड ऑफ ए लिखा गया दैट मीन्स क्या है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो ये है मैग्नीट्यूड और ये क्या है, बगलिया वाला डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका यूनिट, मतलब सीधा बहुत समझ लो कि यहाँ पे जब भी कैप लगा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, कैप, तो कैप जिस पे लगा होगा वही डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है ना। आगे जाके आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये क्या है, एक्चुअल में डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर से, क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मतलब बेवकूफ़ी है ना। वेक्टर के बारे में परिचय हो गया, जान पहचान पहले से थी थोड़ी जान पहचान अभी हो गई। अब स्टार्ट करिए टाइप्स ऑफ वेक्टर से। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा टाइप्स आएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला टाइप नल वेक्टर, नल आर जीरो वेक्टर। अब ऐसा कौन सा वेक्टर है भैया जिसका मतलब जिसको हम जीरो वेक्टर बोल रहे हैं या नल वेक्टर बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना पोजीशन या वो सब चलिए ठीक है। यहाँ पे नल या जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, ठीक है ना। इफ द मैग्नीट्यूड, या मैं सीधा लिख देता हूँ ना, उतना लंबा चौड़ा मैं डेफिनेशन लिखूंगा उससे कोई फायदा नहीं। मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, जीरो। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो कोई वेक्टर मैंने ले लिया ए और उसका मैग्नीट्यूड में क्या हो जाए, जीरो, है ना। भाई ऐसा तो है नहीं डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन तो सबके पास होगा ना, कोई भी वेक्टर हो, ठीक है। अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो, तो जीरो इंटू ए कैप इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ए वेक्टर, और ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही क्या हो, जीरो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल या जीरो वेक्टर। अब हमारे पास क्या आता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं भैया, इसका मैग्नीट्यूड, अभी जस्ट मैंने बात भी की, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1। तो मैग्नीट्यूड यूनिट या 1 ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 या यूनिट बोल दूंगा मैं, ठीक है, मतलब इकाई होगा, सीधा मतलब यही है। अब हिंदी बोल दूंगा तो बदल नहीं जाएंगी चीज़ें, बशर्ते यही है कि एक होगा, कुछ भी हो सकता है वो। अब यहाँ पे यूनिट मतलब यहाँ पे मात्रक आप कुछ भी यूज कर लो, बस वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक, बस इतनी समझ लो। तो अगर मान लेता हूँ कि मैंने एक ए वेक्टर लिया, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए कैप लिखना, मतलब इसकी डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड। हमेशा एक वेक्टर को हम उसका पहले लिखेंगे मैग्नीट्यूड, फिर उसका डायरेक्शन ऑलवेज ये दिखाता है। अब सपोज कर लो कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, तो जो ये ए वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर ये रहा 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, सर मिल जाएगा यहाँ पे सीधा ए कैप। दैट मीन्स ए वेक्टर ही हमारा क्या बन गया, ए कैप बन गया कि नहीं बन गया, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा ए कैप होता है,
क्योंकि देखो ये ए वेक्टर ही क्या बन गया, ए कैप बन गया। क्लियर है ना, यानी यही हमारा यूनिट वेक्टर है। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका क्या हो चुका है 1। ठीक ठीक, तो कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो हमेशा उसे ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो अगर कोई मैंने बोल दिया कि ये बी वेक्टर है, ठीक है ना, और इसका ये क्या है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे बी कैप। ओके, मैंने बोला कोई यूनिट वेक्टर सी है तो इसका मतलब सी कैप। मैंने बोला डी कोई यूनिट वेक्टर है, डी कैप। खत्म, क्लियर, बिल्कुल। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके ओके, अब देखिए ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और भी समझते हैं कि मान लीजिए अगर मुझे यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम यहाँ से निकालना चाहते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे भी रिलेशन दिखाए जा सकते हैं, ऐसे भी रिलेशन दिखाए जा सकते हैं, है ना, कि एक यूनिट वेक्टर है तो हम ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, तो देखो फिर से वही मिल गया, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। ओके, तो दोनों तरीके हमारे पास होने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये जरूरी है। तो यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर दोनों क्लियर हो गया। नल मतलब मैग्नीट्यूड 0, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ओके ओके, अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात हम करेंगे पैरेलल वेक्टर की। कौन से वेक्टर की, पैरेलल वेक्टर की। अब पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं बताइए। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर यानी समांतर सदिश। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ध्यान से देखेंगे तो दो टाइप होते हैं। इसमें होता है एक तो लाइक पैरेलल वेक्टर, और एक होगा अनलाइक पैरेलल वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, एक होगा लाइक पैरेलल और एक होगा अनलाइक। इसमें क्या होगा कि मान लो दो वेक्टर है, देखो पैरेलल जब भी आता है ना, एक शब्द है पैरेलल, ये क्या है, एक शब्द है पैरेलल जो बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज किया जाता है। ज्योमेट्री में इसका भरपेट यूज होता है, लेकिन जब भी पैरेलल आएगा इसका मतलब दो चीज़ें एक साथ आएंगी, है ना। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर। क्या बोलते हैं इसको हम, समांतर। ध्यान से समझेंगे, मैंने बोला यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे भी मैंने बोला पैरेलल, तो मतलब सॉरी पैरेलल है ना, तो पैरेलल मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दो जरूर होंगे। मैंने बोल दिया पैरेलल वेक्टर, तो इसका मतलब दो होंगे, मतलब दो वेक्टर एक साथ आएंगे। अब अगर सपोज करो दो वेक्टर आ रहे हैं और उनके बीच में एंगल क्या हो, 0 हो, एंगल क्या हो 0, मतलब ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर ये है, दो वेक्टर है और इनके बीच में एंगल क्या हो 0 हो। अब एंगल 0 होने का सीधा तात्पर्य यह है कि डायरेक्शन सेम होगी, है ना। दो वेक्टर आ रहे हैं, उनके बीच का एंगल क्या हो 0 और डायरेक्शन तब क्या होगी सेम। तो ऐसे वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलेंगे लाइक पैरेलल वेक्टर। क्लियर है, डायरेक्शन क्या हो सेम। ध्यान देना, क्या मैंने बोला कि दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल क्या हो 0 और डायरेक्शन क्या हो सेम। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि दोनों वेक्टर की क्वांटिटी सेम हो। जैसे मैंने यहाँ पे एरो बराबर बनाया और यहाँ पे मैंने देखिए ये दो वेक्टर लिए, ये एक वेक्टर ये ए है और ये वाला बी है, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 और डायरेक्शन भी क्या है यहाँ पे सेम है। तो क्या ये पैरेलल वेक्टर है कि नहीं है? इसमें जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड इनका इक्वल हो, बस क्या होना चाहिए कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सेम। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और एक अच्छी बात आप जान लीजिए कि चूंकि मेरे पास अभी तो क्या है ये व्हाइट बोर्ड है, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए ना कि यहाँ पे जो भी वेक्टर आप देखेंगे, है ना, इस वेक्टर को हम उठा के जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, है ना, यानी ये फ्री वेक्टर है। समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे शिफ्टिंग होती है, इसको मैं उठा के यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 बोला तो भाई सबको पता है कि एंगल तभी बनता है कि जब दो लोग मिलते हैं, है ना। यहाँ पे मैं मिला कहाँ रहा हूँ, मैंने बोल दिया डायरेक्ट, अरे भाई उठा के रखो इसके ऊपर, है ना, तब समझ में आएगा। ये ए वेक्टर है और मैंने उठा के इसको इसके ऊपर रख दिया, तो देखो इसी के ऊपर रखूंगा तो ये बी वाला वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया। अब इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है 0। अब समझ में आया कहाँ से मैंने बोला थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होता है लाइक पैरेलल वेक्टर। अनलाइक पैरेलल में क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी अलग अलग होगी। क्या होगी, डायरेक्शन अलग अलग। मतलब जैसे मान लो ये एक वेक्टर इधर है, ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किधर है इधर की ओर है, और दूसरा एक वेक्टर है, ये भी तो क्या है पैरेलल है, ये बी वेक्टर है। अच्छा, पैरेलल का एक सीधा मतलब ज्योमेट्री में ये भी होता है कि जो कभी आपस में ना मिले। जैसे मैंने अलग अलग रखा है तो इसका मतलब इसको मैं इधर बढ़ाऊँ इसको इधर बढ़ाऊँ तो क्या एक दूसरे को काट देंगे, नहीं काटेंगे। इसका मतलब
इसका मतलब ये पैरेलल है, ठीक है। और अनलाइक पैरेलल का मतलब ये होगा कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों भी जीवन में कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ओके। हाँ ये जरूर है कि मैं अगर इनको चाहूँ तो ये बना सकता हूँ कि भाई देखो किस तरीके से इनके बीच में 180 डिग्री बन रहा है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। और देखो इस केस में डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, इस बार सेम नहीं होगा। क्लियर है। तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर का मतलब समझ में आ गया है ना, और लाइक पैरेलल वेक्टर का भी मतलब समझ में आ गया। आई होप समझ गए होंगे कि यहाँ तक की कहानी क्या है, ठीक है। ठीक, तो पहले इतना नोट डाउन करेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे और आगे एक कहानी समझेंगे। कहानी, हाँ बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट 3D में होता है ना। तो ये 3D मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ड्रॉ। अब 3D यहाँ पे ड्रॉ किया, सपोज कर लो एक पॉइंट है, पहले तो ये ओरिजिन है ओ, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है ए, ठीक है ए। तो अगर मैं मान लो सपोज कर लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस देखूँ, डिस्टेंस मेरा 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है, और डायरेक्शन किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। अच्छा ऐसे ही मैं मान लो सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक बी पे गया, और ये मेरा जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है मेरा वाई में है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जेड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और ये मैंने ले लिया सी, और यहाँ पे लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, और देखो ये अपने आप में क्या है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है ना। तो ये अपने आप में क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो इस यूनिट वेक्टर चूंकि ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से। इसको समझना पड़ेगा कि अगर कोई वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है और कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और अगर वो वाई एक्सिस का, मतलब सपोज करो ये ओ बी कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है कि नहीं है ओ बी, तो इसका मतलब इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप से। और अगर ये जेड एक्सिस पे है तो ये क्या है, ओ सी, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के कैप से, ओके, के कैप से। आई होप समझ गए होंगे क्या मतलब है। अब सपोज कर लो मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो अभी तो 1 सेंटीमीटर था, अब ये ओ ए की वैल्यू बढ़ गई, मतलब सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे मेरा ए है। अब ध्यान से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब मैं कितना चला हूँ 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी इकाई मतलब ये यूनिट तो नहीं है अभी, तो एक्स एक्सिस पे कितना चल गया 2 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, यानी यहाँ पे ओ ए को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा 2i कैप, समझ पा रहे हैं 2i कैप। इससे मुझे पता चल जा रहा है कि मैं किस पे चला हूँ, मैं एक्स एक्सिस पे चला हूँ, आई कैप ने बता दिया कि मैं एक्स एक्सिस पे चला हूँ, और कितना चला हूँ 2। अब जो भी तुम यूनिट ले रहे हो वो लिख दो, ओके। तो डायरेक्शन पता चल गई ना कि एक्स एक्सिस पे हूँ, कैसा नो। तो ऐसे हमको पकड़ना पड़ेगा। आई होप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी आई कैप डिनोट कर रहा है एक्स को, जे कैप वाई को, और के कैप जेड को। इतना समझना था आपको, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस, जे कैप को इसे हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसे हम क्या बोलते हैं पोजीशन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है ना। क्लियर है, कहाँ गया ये बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, और हमने समझ लिया। तो अब हम एक नई बात समझेंगे। नई बात क्या, कि अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर। क्या आता है, इक्वल वेक्टर। किसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर, बता सकते हैं। इक्वल वेक्टर दो वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, है ना। दो वेक्टर, टू वेक्टर, अब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 आर मोर वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। सॉरी सेम डायरेक्शन, इक्वल नहीं, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, दूसरा वेक्टर ये ले लिया, ये ए है और ये बी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बराबर हो जाएगा बी वेक्टर के। क्लियर है, बिल्कुल। ध्यान से देखो, एरो की लंबाई सेम है,
और एरो की अगर लंबाई यानी लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। एरो का हेड दोनों का सेम डायरेक्शन में डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम डायरेक्शन की ओर है, तो इस केस में इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो इस केस में हम इन्हें क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। 5वें नंबर पे आता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब दो वेक्टर हैं एक ही एक्सिस पे बिलोंग कर रहे हैं। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक वेक्टर ये है, ये दूसरा वेक्टर यहाँ पे है ना, तो ये क्या अपने आप में कोलिनियर होंगे, बिल्कुल होंगे। कोलिनियर का मतलब दोनों एक ही लाइन पे या एक लाइन पे बिलोंग कर रहे हैं। आपने ट्राइंगल के अंदर सुना होगा, है ना, संरेखीय। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट है, तीनों के तीनों क्या हो, संरेखीय हो। संरेखीय यानी कोलिनियर हो। तो कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग नाम देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब हम एक और कहानी समझते हैं जिसे हम पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको देखिएगा। पोजीशन वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया पी, है ना, ये पॉइंट पी है, ओके। अब ध्यान से देखोगे तो इस पी पॉइंट का अपना एक लोकेशन होगा। चूंकि ये ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना वाई एक्सिस पे, ना ही जेड एक्सिस पे, ये तीनों के बीचों बीच है। मतलब आपने कोई क्यूब लिया, उस क्यूब के बीचों बीच कहीं पे, मतलब बीचों बीच या कहीं पे पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया, तो इसका मतलब एक्स से उसकी कुछ डिस्टेंस होगी, वाई से कुछ डिस्टेंस होगी और जेड से कुछ डिस्टेंस होगी। तो मैंने मान लिया कि इस पी पॉइंट का अपना एक लोकेशन है। जैसा कि आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भर भर के आपको पढ़ाया जाता है कि अगर एक पॉइंट है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर रखेंगे तो उसके अपने क्या होंगे, अपना एक कोऑर्डिनेट होगा उसका, है ना, अपना एक कोऑर्डिनेट होगा उसका, यानी अपने निर्देशांक उसके पास होंगे, जो कि ये डिनोट करेंगे कि एक्स से कितने दूरी पे, वाई से कितने दूरी पे और जेड से कितने दूरी पे है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही आप लोगों को ये समझाया जाता है कि देखो आज के डेट में कैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जैसे जीपीएस कहते हैं, वो काम करता है। तो उसी पे बेस्ड है कि नहीं है। किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसी से करते हैं कि नहीं करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के ही थ्रू, है ना। जिसे किसने बनाया था, रेनी डेकार्ते ने। याद आ रहा है आपको, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। कैसे वो क्या कर रहे थे कि उनको पता चल गया ऊपर से ना, कि मक्खी थी एक ऊपर छत के ऊपर, तो एक्चुअल में उसकी पोजीशन को देखने लगे कि इसकी पोजीशन अगर हम देखना चाहें तो कैसे पता चलेगी। उसी पे बेस्ड उनका ये पूरा का पूरा सिस्टम था। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसका एक्स वाई जेड अपना लोकेशन है। एक्स वाई जेड का मतलब क्या होता है कि भैया एक्स एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा, वाई एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा और जेड से इतनी डिस्टेंस पे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3, 2 एंड 5 मैंने मान लिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, 3 पे है ना। वाई डिस्टेंस पे, मतलब सॉरी वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 2 पे है, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ओके। और जेड से कितने पे है, तो 5 पे है, ओके। तो हमने क्या किया, हमने इसका खुद का अपना एक पोजीशन बनाया। कहाँ से, ओरिजिन से। भाई सबका, इस पूरी दुनिया के अंदर हम सभी का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं, सॉरी जो भी डिस्टेंस लेते हो, कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से ही तो लेते हैं। तो हम भी इसका ओरिजिन से देखेंगे। अब ये जो ओरिजिन वाला जो होगा वही इसका पोजीशन वेक्टर होगा। ये तो हमने क्या लिखा था, इसका कोऑर्डिनेशन लिखा, सॉरी कोऑर्डिनेट लिखा था, जो कि ये बता रहा था कि एक्स वाई और जेड से कितने दूरी पे है। लेकिन अगर हम इस वेक्टर को या इसकी कहानी को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ओरिजिन से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, हैं यही तो है मेरा ओरिजिन। और यही जो ओरिजिन होगा वही क्या बता रहा होगा, इस पी पॉइंट का पोजीशन। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया, इसे क्या नाम देंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर। क्या इतनी बात समझ में आई। अब पोजीशन वेक्टर, जैसे कि ये वेक्टर है, जैसे कि क्या है, ये एक वेक्टर है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ, जैसे देखो ये ओ से लेके पी एक अपने आप में वेक्टर है कि नहीं है। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे सर, हम एक्स मतलब एक्स पे दिखाएंगे कि एक्स पे कितना चला है ना। ये देखो ये क्या है, व्हाट इज इट इज अ नंबर। ये 2 3 5 मतलब 3 2 5 मैंने लिख दिया तो ये तो नंबर है ना। लेकिन जब मैं इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि इसका यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन दिखाएगा मुझे। हमेशा एक वेक्टर को दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ता है, उसका डायरेक्शन। क्या दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक्स आई कैप हो जाएगा, फिर अगर वाई पे चला है तो वाई जे कैप और फिर जेड के कैप। यही तो इसका क्या होगा, वेक्टर की वैल्यू होगी, है ना। तीनों मिला के ही तो होगा,
यस आर नो। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर सपोज कर लो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भैया सिंपल है। मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आपको, तो मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आपको, तो सिंपल एक काम करिए, ये जो दिया गया है, ये जो पूरा का पूरा दिया गया है, यानी x है ना, फिर x का स्क्वायर कर दीजिए, फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर कर दीजिए। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब ये जो OP वेक्टर है इस पर क्या लगा दो, ऐसे मॉड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये बता देगा कि ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, मतलब ये जो एरो आपने ड्रॉ किया है इसकी लेंथ कितनी है। तो इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, ये वेक्टर है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, यानी अगर मैं इसकी डायरेक्शन दिखाना चाहूँ, भाई वेक्टर पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया, तो डायरेक्शन भी तो दिखाना पड़ेगा, यानी OP कैप अगर निकालना चाहूँ तो कैसे पता चलता है सर, सिंपल, हमको आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होता है ना, बस पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस आर नो, ये जो मैंने लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आया, समझ में आया, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो एक पॉइंट का पोजीशन बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कैसे डिनोट किया, तो एक्स पे कितना चला है, इधर देखेंगे, स्क्रीन यहाँ पे लगी है ना। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, देखिए आपकी वजह से भूल गया मैं, एक्स पे कितना चला हुआ है, वाई पे कितना चला है, जेड पे कितना चला हुआ है, उस पूरे का हम लिखेंगे और लिख के समराइज करेंगे, जो हमें बताएगा कि इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है ना। क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट होते हैं, यही एक्चुअल में दिखा रहे होते हैं कि एक पॉइंट कहाँ पे है। जैसे मैं अगर आपको 2D के अंदर दिखाऊं तो मैंने बोल दिया कि मान लेता हूँ कि एक पॉइंट P है जो कि 3,5 पे है। 3,5 का मतलब क्या कि x डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है या जो भी है ना, 3 कदम की दूरी पे है ना, 3 कदम की दूरी पे है, और y से कितने डिस्टेंस पे है, 5 पे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही ये पॉइंट भी x से मान लेता हूँ कि कितने पे है, 3 पे है, y से 2 पे है, और z से कितने पे है, 5 पे है ना। अब दिखा तो दिया, लेकिन ये मैंने x y z से दिखाया, फिर मैं जब किससे दिखाऊंगा, जब मैं इसके ओरिजिन से दिखाऊंगा तो मुझे इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्शन के भी यहाँ पे मैंने कर दिया। अब उसके बाद मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो भाई जाहिर सी बात है आराम से मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। कैसा लो, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो फिर मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो इस एरो की डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, और फिर इस एरो की लेंथ कितनी है, तो इतनी है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्लियर है, हाँ या ना। पोजीशन वेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा बहुत जानकारी ले लें। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड बता दो भाई, है ना। इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। सिंपल होता तो हम बता देते, मान लो यहाँ पे अगर ऐसे लिख देता 3 आई कैप, तो हम फटाफट बता देते कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है और एक्स एक्सिस पे है ना। और मान लो लेकिन यहाँ पे अगर दे देता यहाँ पे 2 जे कैप, ऐसे सिंपल दे दिया, तो आई और जे दोनों का बोल दिया, तब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फटाक से करनी लेके आएंगे, जितना कुल आई और जे के बगल में दिख रहे हैं उनको तुरंत स्क्वायर करके टांग लाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 9 और 4 13। अब 13 बाहर निकल नहीं सकता, यह आंसर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना होगा। क्लियर है, क्लियर है। किसका, अच्छा हाँ, इसका भी निकल जाएगा ऐसे ही। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए वेक्टर है, अब ध्यान से देखेंगे, आई पे कितना चला है 1, तो 1 का स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे कितना चला है 1, तो 1 का स्क्वायर, और जेड पे कितना चला है 1, तो 1 का स्क्वायर। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 3 बाहर निकल ही नहीं पाता है जब कड़ी चला जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है। अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो एक्स्ट्रा एडवांस काम करिए, ए आई प्लस जे प्लस के होगा, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अलग अलग लिखना चाहे तो जुट है, कुछ करिए इसी में, आई कैप फिर 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, ये हमने ला दिया। ये क्या है, डायरेक्शन। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही हमारे पास अगली कहानी क्या है, अगली कहानी हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं किया है, 1/√3 आई कैप कर दिया है, फिर 1/√3 जे कैप और माइनस 1/√3 के कैप। ठीक है, ये लिख दिया है। ओके,
अब ध्यान से समझेंगे, अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। निचवा सब बराबर है तो ऊपर सब जुड़ जाएगा, तो 3/3 कड़ी में कैंसिल आउट, ये हो गया अंडर रूट में 1, इसका मतलब सीधा सीधा 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कि देखिए यहाँ पे माइनस में दे दिया है ना, तो माइनस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास -2i दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि देखो एक्स एक्सिस एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा का निगेटिव भी होता है, समझ पा रहे ना। तो अगर हम इधर चले जाएंगे तो निगेटिव, वाई एक्सिस जैसे ऊपर पॉजिटिव होता है तो नीचवा चले जाएंगे तो निगेटिव भी होता है। तो -3i है, तो इसका मतलब इधर चला है वो निगेटिव डायरेक्शन में। आई बात समझ में? इस नहीं -3i है ना, तो इधर जाएगा, i कैप लिखा है, ठीक है ना, i कैप है, ध्यान देंगे i कैप है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। हाँ, आपको क्या डाउट था? आपको ये डाउट था कि जो हमने अभी कोलिनियर बताया है वो पैरेलल के जैसा दिख रहा है। चलिए उस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बड़े अच्छे से समझिएगा। देखिए एक वेक्टर है ना, तो इस वेक्टर की कहानी को समझिएगा। ये पॉइंट जो होता है इसका इनिशियल पॉइंट होता है। ये क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है। क्या होता है ये? इनिशियल। अभी कह रहे थे टेल है, अब कह रहे हैं इनिशियल है। हाँ, इनिशियल पॉइंट भी इसको बोलते हैं। और ये वाला पॉइंट क्या होता है? इसका टर्मिनल पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट? टर्मिनल पॉइंट। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए अगर दो वेक्टर हैं और कुछ इस तरीके से जुड़े हैं कि ये मान लीजिए एक वेक्टर ये है और ये दूसरा वेक्टर है ना, और ये दोनों का इनिशियल पॉइंट आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। आगे जाके देखेंगे ये को इनिशियल कहलाएंगे, है ना। अच्छा, ध्यान से देखा जाए तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। और हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि ये क्या होता है? फ्री होता है। अब मैं उठा को इसको इधर कर सकता हूँ, है ना। मतलब ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, है ना। ये ए वेक्टर ऐसे ही रहेगा कि बी वेक्टर को मैंने इधर लिख दिया, है ना। तो ये तो पैरेलल भी हो गया। तो जो इनिशियल क्या लिख रहा था मैं? कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो, जितने भी कोलिनियर वेक्टर हैं, ऑल कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। इस बात को लिख लेंगे, ठीक है ना। ऑल कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर। क्लियर है? ठीक, इतनी बात समझ लेंगे। अच्छा, ये तो इतना ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो ये देखो, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, मतलब ए वेक्टर है, और ये दूसरा वाला है, ये बी वाला, बी वेक्टर है। ये दोनों के दोनों अपने टर्मिनल पॉइंट से जुड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है या ना। तो क्या ये पैरेलल वेक्टर होंगे? ये कोलिनियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर, कोलिनियर है। ये कई एक्सिस पे बिलोंग कर रहे नहीं कर रहे हैं दोनों वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों एक ही एक्सिस पे है, सेम एक्सिस पे है, तो इसका मतलब क्या है? ये कोलिनियर है। अब मैं अगर ये पता करना चाहूँ कि ये पैरेलल वेक्टर है कि नहीं है, तो उठा के ऐसे नीचे लेते आओ, तो यहाँ पे आ जाएंगे, पैरेलल भी हो गए। तो यानी फिर से क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अच्छा, ऐसे ही हम फिर से देख सकते हैं कि एक इधर है और दूसरा फिर से ऐसे जुड़ा हुआ है, यानी एक के टर्मिनल से दूसरा वाला दूसरे का इनिशियल जुड़ा हुआ है। क्या ये कोलिनियर है या ना? ये दोनों कोलिनियर है। अब फिर मैं अगर चाहूँ तो पैरेलल भी दिखा सकता हूँ, नहीं दिखा सकता हूँ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर और यहाँ पे देखोगे तो ये बी वेक्टर, देखो पैरेलल भी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब है इनका, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब एक लास्ट आता है हमारे पास, लास्ट नहीं, 2 और बचे हैं, उनको खत्म कर देते हैं, फिर खेल करता हूँ। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर का मतलब समझिएगा। को इनिशियल वेक्टर का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, है ना। मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है, 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 सबका इनिशियल पॉइंट सेम है कि नहीं है? ठीक है ना। जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। ये क्या है? को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आता है एक तो फ्री एंड दूसरा लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या था? फ्री मतलब ऐसे ऊपर नीचे जहां मन करे कर सकते हैं ना, है ना। जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई इनिशियल वेक्टर समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे देखना, फ्री एंड लोकलाइज्ड में क्या होता है? फ्री और यहाँ पे मैंने लिख दिया लोकलाइज्ड, फ्री वेक्टर और यहाँ पे लिख दो लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर को ध्यान से समझिएगा। फ्री वेक्टर में क्या होगा कि मान लो एक वेक्टर यहाँ पे रखा है और एक वेक्टर यहाँ पे रखा है, दोनों के बीच में कोई संबंध दिख रहा है? नहीं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। अब ये इसका टेल है और ये इसका टेल है, दोनों में अभी कोई संबंध नहीं है,
है ना। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यानी इसको उठा के इससे चिपका दूंगा, ये यहाँ पे आ गया, देखा। तो फ्री वेक्टर में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे को मूव करा सकते हैं हम, ठीक है ना। यानी वेक्टर क्या कर सकता है, मूव, वेक्टर मूव, ठीक है। और लोकलाइज्ड में क्या होगा कि एक जगह पे जो रह गया, मतलब एक जगह पे जो है वो वहीं पे रहेगा, ओके। मतलब मान लो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, समझना ध्यान से, ये ए पॉइंट, सॉरी एक वेक्टर ये है, एक दूसरा वेक्टर ये है। अब मैं चाहूँ तो इधर उधर करना तो नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, समझ में आया, ये कहने का अर्थ है ना। यानी मूव नहीं करा सकता तो लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। सबसे पहला वेक्टर क्या था, नल या जीरो वेक्टर, दूसरा क्या था, यूनिट वेक्टर, फिर तीसरे नंबर पे क्या है, पैरेलल वेक्टर, चौथे नंबर पे क्या है, क्या, हाँ पोजीशन वेक्टर, पांचवें नंबर पे क्या है, इक्वल वेक्टर, छठे नंबर पे क्या है, कोलिनियर, फिर उसके बाद कोइनिशियल, और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देख लिया, फ्री एंड लोकलाइज्ड, ठीक है ना। इसके अलावा अगर एक आध दो इधर उधर होगा तो वो भी आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पेंट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।